Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad। और आज की वीडियो में हम लोग रिकॉल करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे और देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। ऑल्सो इन क्वेश्चंस के अलावा वो हमसे क्या पूछ सकता था कि हम शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते या अटक जाते या लगता कि यार अच्छा अगर ये पूछ लेता तो हम कैसे सोचते, थिंग्स लाइक दैट। तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स गो। On the basis of the following E naught values, the strongest oxidizing agent is। अब अपन को ये क्या दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स दिए या रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए? पॉज द वीडियो, थिंक। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया या रिडक्शन पोटेंशियल दिया और वो अपन को पता कैसे चला? आराम से सोचो। अगर मैं इन इक्वेशंस को ध्यान से देखूं तो प्रोडक्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन से, मतलब ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो ये हमें दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, करेक्ट। ये भी दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है जी। अब ई नॉट वैल्यूज दिया, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो। ऐसी चीज जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे जो हमें ये स्पीशीज दिया है इनमें से हमें बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना है, मतलब ऐसी चीज निकालनी है जो खुद बहुत अच्छे से रिड्यूस हो पाए। अब फर्स्ट केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सेकेंड केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उल्टा करें, रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगी ना, खुद रिड्यूस जो अच्छे से हो जाए। तो आप उल्टा करें इस रिएक्शन को, तो ये हो जाएगा FeCN6 3- प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स FeCN6 4- और यहाँ पे इसका E नॉट हो जाएगा प्लस 0.35 वोल्ट्स, करेक्ट। नेक्स्ट है Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Fe2 और इसका E नॉट है प्लस 0.77 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल किसकी ज़्यादा है? इसकी। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होती है उसकी खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, वो सामने वाले को इजीली ऑक्सीडाइज करता है, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इन चारों स्पीशीज में से अपने पास 4 स्पीशीज है ना, लेट्स सी 4 कौन कौन सी है। 1 2 3 और 4। इन चारों में से ये जो Fe3+ है इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा दिखी है बेस्ड ऑन द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो अपन को लगा कि यार ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, तो आंसर है ऑप्शन ए। अगर इसी क्वेश्चन में वो हमसे पूछ लेता स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, तो हम लोग क्या सोचते? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, है ना, जो खुद ऑक्सीडाइज हो। तो यार इन सब की शक्ल देखो, इन सब में से कौन सबसे इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है? कौन? फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेस नेगेटिव है उसकी टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इन दोनों रिएक्शंस में अगर हम देखें तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेस नेगेटिव है, इसकी टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज नीचे वाले से ज़्यादा है ना, इसकी टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज ज़्यादा है, तो ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट ये हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स फिर से दिए हैं। इफ दीज 3 थिंग्स आर केप्ट टुगेदर देन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए आपको Fe2+ Fe की, तो E नॉट Fe2+ से Fe अपन को दिया हुआ है -0.44 वोल्ट और E नॉट Fe3+ से Fe2+ अपन को दिया हुआ है 0.77 वोल्ट्स, करेक्ट। और हमसे पूछा है कि अगर हम ये तीनों चीज़ों को साथ में रखें तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, किसकी कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, कौन कैसा दिखेगा? सिंपल सी बात। देखो भैया, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है Fe2+ से Fe वाला, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका पॉजिटिव है, इसका मतलब Fe3+ के रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ी है, की टेंडेंसी बढ़ी है। अगर मैं डेल्टा G नॉट के टर्म्स में देखूं, -NF E नॉट सेल होता है, तो अगर E नॉट सेल पॉजिटिव है, हाफ सेल की बात करें,
तो ये वाला प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इस प्रोसेस का डेल्टा जी नेगेटिव चल रहा है कि हाँ ये हो सकता है, Fe3+ से Fe2+ अच्छे से हो जाएगा, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। बट Fe2+ से Fe वाला जो रिडक्शन है ये उतना, इसका E0 नेगेटिव है, आई मीन, तो इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होने का मतलब ये इतना होने नहीं वाला कि Fe2+ से Fe चला जाए। तो अगर मैं इन तीनों को साथ में रखूं तो मुझे दिखेगा यार Fe3+ तो Fe2+ में जा रहा है, वो रिडक्शन हो रहा है, तो Fe3+ की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है क्योंकि वो तो Fe2+ में कन्वर्ट होता जा रहा है, बट Fe2+ Fe नहीं बना रहा। तो इसका मतलब Fe3+ की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ घटेगी अगर तीनों को साथ रख दिया। ठीक है, डन। बट Fe2+ ही नहीं घटेगी क्योंकि पहले से तो वो बढ़ ही रही है, Fe3+ भी उसमें कन्वर्ट हो रहा है और Fe2+ आगे Fe बना नहीं रहा है, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, अ बटन सेल यूज्ड इन वॉचेस फंक्शन एज फॉलोज। ये रिएक्शन दिया हुआ है। इफ द हाफ सेल पोटेंशियल्स आर, ओके, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। द सेल पोटेंशियल विल बी E0 सेल बताना है, तो E0 सेल सोचो क्या होगा यहाँ पे, अगर रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में लिखें तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में नहीं। याद है ना सारे फॉर्मूलाज, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में। फटाफट रिवाइज करा दूं। अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में बात करूं तब हम कहते हैं E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अगर मेरे को दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं तब मेरा E0 सेल इक्वल टू क्या होता है, E0 एनोड माइनस E0 कैथोड। और अगर मुझे एनोडिक रिएक्शन पे जो दिया है वो मेरे को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, और अगर मुझे जो कैथोडिक रिएक्शन जो दिया है उसका मुझे इवेंचुअली रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तब मैं लिखूंगी E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड प्लस E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड। आई होप दिख गया, राइट। तो यहाँ पे बिकॉज दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है कैथोड माइनस एनोड हमें करना है 0.34 माइनस माइनस ऑफ 0.76, तो ये कितना आ जाएगा 0.34 प्लस 0.76, 1.1 वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, लेट्स गो। Standard reduction potentials at 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ लिथियम आयन से लिथियम, बेरियम आयन से बेरियम, सोडियम आयन से सोडियम, मैग्नीशियम आयन से मैग्नीशियम, ये दिया है। तो रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हैं, बहुत बढ़िया। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम ना ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी और ऑर्डर रिड्यूसिंग एजेंट का भी। पॉज द वीडियो, ट्राई इट योरसेल्फ, पॉज इट, ये दोनों ऑर्डर्स निकालो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुमने खुद से भी निकाले थे, एंड देन मैं भी बता रही हूँ। पॉज कर लो यार, मुझे एडिट करना पड़ेगा बीच में अगर मैंने ज़्यादा बड़ा पॉज ले लिया। पॉज करो, वापस आओ, मैं शुरू कर रही हूँ। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल वो चीज़ रिड्यूस हो रही है तो किसी और को ऑक्सीडाइज कर रही होगी, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा कौन सा होगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी, मतलब जिसके खुद के रिड्यूस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे, वो सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इन सब में से जिसकी भी रिडक्शन पोटेंशियल लेस नेगेटिव या मोर पॉजिटिव होती वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता। अब सबकी नेगेटिव है तो लेस नेगेटिव ढूंढना है, ये है लेस नेगेटिव, तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा मैग्नीशियम आयन। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद लेस नेगेटिव है इसकी, तो ये है सोडियम आयन। उसके बाद बेरियम आयन, और सबसे बकवास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिथियम आयन हो जाएगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर है। रिड्यूसिंग एजेंट का भी देख लें। अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर ये लिखा है तो आपने बिल्कुल गलत किया है। अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट ये लिखा है, क्यों गलत किया मैम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के उल्टा ही तो होगा रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर, खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होगी। हाँ, पर खुद ऑक्सीडाइज कौन होगा, लिथियम आयन ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, Li2+। अच्छा, जरूर, क्यों नहीं, Li+ हीलियम बन जाता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन।
उसके बाद आप उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करो, उसके तो आपको कुछ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल कुछ भी नहीं दिया हुआ। Li2+ की बात कहाँ हुई है यहाँ पे? अगर आपने ये सोचा है कि Li+ इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब Li+ को ऑक्सीडाइज होना चाहिए, आपके पास वैल्यू का है यार वो वाली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की या रिडक्शन पोटेंशियल्स की उनसे रिलेटेड? Li2+ से Li की प्लस की भी नहीं है आपके पास, तो आपने फिगर आउट कैसे किया कि आपने सोचना क्या है इसमें? तो ऐसे केसेस में जो दो स्पीशीज दिए हैं उन्हीं में से अगर Li+ को हम बोल रहे हैं सबसे घटिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो खुद रिड्यूस अच्छे से नहीं हो रहा है, तो Li, Ba, Na और Mg को कंपेयर करेंगे ना, व्हेन वी टॉक अबाउट देम एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, देम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड खुद से। ऑक्सीडाइज तो ये लोग होंगे, अगर रिड्यूस ये लोग हो रहे हैं तो यहां से यहां जा रहे हो तो रिडक्शन, तो यहां से यहां ऑक्सीडेशन है ना। तो जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तब हम आयंस को कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि वो रिड्यूस हो रही हैं, बट जब हम रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम रिएक्शन उल्टा कर दे रहे हैं, हम एक्चुअली कंपेयर आयंस को थोड़ी कर रहे हैं, हम तो इन मेटल्स को कर रहे हैं। यू गेट माई पॉइंट? ये क्वेश्चन में आपको वो फंसा सकता है, आपको वो कुछ ऑप्शंस आयंस की देगा और कुछ ऑप्शंस मेटल्स की देगा, और सबको आदत होती है कि आयंस वाले को मार्क कर दो, रट्टे वैसे हैं, लॉजिक का है। समझे मेरी बात? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको बात समझ आई कि नहीं। तो यहाँ पे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो इन सब में से खुद ऑक्सीडाइज वो कौन हो सकता है? लिथियम, उसके उल्टे वाले की रिडक्शन पोटेंशियल सबसे नेगेटिव है ना, तो Li से Li+ जब जा रहे होंगे तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोस्ट पॉजिटिव होगा, तो ये मोस्ट इजीली ऑक्सीडाइज होगा। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम होगा। ऑर्डर तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे और बात बताओगे समझ आई कि नहीं आई, वो जानना मुझे बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, नॉट द वन गिवन इन द एग्जाम बट द वन आई जस्ट टोल्ड यू, कि वहाँ वो फंसा सकता है तुमको, ये तो तुम खेल जाओगे, आई ऑल्सो नो। आगे चलते हैं। Standard free energies of formation at 298 Kelvin are, ओके, फ्री एनर्जीज ऑफ फॉर्मेशन दिया है डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन, ठीक है जी। ई नॉट सेल बताना है, पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है। पहले तो पेंटेन क्या होता है पता है ना सबको, C5H12 इसका और ऑक्सीजन का फ्यूल सेल है। तो ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो वही कंबशन वाला रिएक्शन चलेगा, CO2 + H2O, करेक्ट। ये 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, हाइड्रोजन 12 तो यहाँ 6 लिखेंगे हम, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 10, यहाँ कितने हो गए 6 16, तो 8 ऑक्सीजन आ गया। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, यहाँ पे कार्बन की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो ये होगी -12/5, यहाँ से कितने यहाँ पे जा रहे हैं +4 में, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ 4 माइनस -12/5, तो ये हो जाएगा भैया 20 + 12/5। तो एक कार्बन के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन इतना है, एक कार्बन के लिए, एक कार्बन के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, तो 5 कार्बन के लिए कितना होगा, 5 कार्बन के लिए इंटू 5 हो जाएगा, 32/5 इंटू 5, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, तो 32 का चेंज है यहाँ पे, तो 32 का n वैल्यू जो आ गई वो 32 आ गई, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF सेल। अब तुम्हारे पास n है, f की वैल्यू तुमको पता है, E0 सेल चाहिए, क्या हमें डेल्टा जी नॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन पता है? नहीं। क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ, क्योंकि हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जिनकी होनी चाहिए स्टैंडर्ड फ्री एनर्जीज ऑफ फॉर्मेशन दी है। डेल्टा जी नॉट रिएक्शन आएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, क्योंकि हमें फॉर्मेशन की टर्म्स में दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स नहीं भूलना है, तो 6 इंटू पानी का जो भी दिया हुआ है डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन, तो पानी का अपन को दिया हुआ है -237.2, तो 6 इंटू -237.2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का कितना दिया हुआ है 5 इंटू -394.4 है ना, माइनस रिएक्टेंट्स वाली साइड पे चले, ऑक्सीजन का तो 0 होगा, देखो एलिमेंटल स्टेट में है, तो ये C5H12 1 इंटू -8.2, इसको सॉल्व करोगे डेल्टा जी नॉट रिएक्शन आएगा, पर वो किलो जूल में आएगा, उसको जूल में कन्वर्ट करना मत भूलना वरना गलत कर दोगे क्वेश्चन, तो उसको जूल में कन्वर्ट करना, n की वैल्यू 32 है,
एफ की वैल्यू 96500 कूलम लेना, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा. आई कैन ऑल्सो डू इट फॉर यू. लेट मी जस्ट डू इट. आई जस्ट टेल यू व्हाट डेल्टा जी नॉट रिएक्शन इज एंड देन आई सॉल्व इट फॉर यू एंड लेट यू नो द आंसर. -3387 इंटू 1000 कर देना, क्योंकि अपन लोग को ये जूल्स में चाहिए होता है. करेक्ट. तो ये जूल्स में आ जाएगा अपने पास. बहुत बढ़िया. इसको यहाँ पे यूज करेंगे. -3387 इंटू 1000 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 32, एफ की वैल्यू 96500 इंटू ई नॉट सेल. ई नॉट सेल निकालें यहाँ से. कितना आ रहा है? ई नॉट सेल आएगा 1.0968 वोल्ट्स, जो दिया हुआ है अपन को ऑप्शन ए. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. लेट्स गो. फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, ई नॉट सेल इज इक्वल टू इतना एट 298 केल्विन. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज. ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमें थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिलेट कराता है. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन अस ई नॉट सेल. अपन को पता है डेल्टा जी नॉट क्या होता है? -NF ई नॉट सेल. और अपन को ये भी पता है कि डेल्टा जी नॉट होता है -2.303 RT log K, where K is the equilibrium constant, R is the universal gas constant, T is the temperature. E naught cell is the cell potential, like standard cell potential, and F is the Faraday's constant, N is the total electron का जो भी आदान प्रदान चल रहा है. राइट. तो इसको आप सब्सटीट्यूट करके आंसर देखते हैं क्या आता है. क्वेश्चन क्या पूछा है? ई नॉट सेल दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन को निकालना है फॉर द रिएक्शन फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन. एन की वैल्यू भी दी है, तो दैट इम्प्लाइज -1 इंटू 96500 इंटू 0.59 इज इक्वल टू -2.303 इंटू आर. कितना लेंगे हम? 8.314. भाई सब लोग अपने एसआई यूनिट्स में है, तो ये भी जूल पर केल्विन पर मोल वाला ही होगा. इंटू टी की वैल्यू कितनी लेंगे हम? 298. ठीक है जी. अच्छी चीज़ ये है कि हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने ये वाली वैल्यू ऑलरेडी बता रखी है हमें. तो अगर हम इसको ऐसे डायरेक्टली देखें तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log K था. और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 0.059. ई नॉट सेल है 0.59, ये है 0.059 अपॉन एक इलेक्ट्रॉन log K. तो log K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? log K हो जाएगा 0.59 डिवाइडेड बाई 0.059. खेलें इसके साथ भैया, क्या आंसर आएगा तुम्हारा? इज इक्वल टू 10. K की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 की पावर में 10. log K से K आ गया, तो 10 की पावर में 10 इज द आंसर. ठीक है. ऐसे रिलेट कराता है. हो सकता है सिर्फ डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट कराए, हो सकता है सिर्फ डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल को रिलेट कराए, हो सकता है ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट करा दे. तो ध्यान से सोचना. Next question. A hydrogen gas electrode is made by dipping platinum wire in a solution of HCl of pH 10. Solution of HCl है, फिर भी pH 10 है. वाह. And by passing hydrogen gas around the platinum wire, okay, at 1 atm pressure. ठीक है जी. प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1 atm है. H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? pH 10 है ना, तो 10 की पावर -10 हो गया. माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल टू 10 है, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 10 की पावर -10. करेक्ट. अच्छा, उसके बाद द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड वुड बी. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है, नॉट रिडक्शन पोटेंशियल. तो हमें जनरली रिडक्शन पोटेंशियल निकालने की आदत है, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 करने की. पर हमें उसने पूछा है कि हाफ H2 गैस से H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये वाले इक्वेशन के लिए बता दो क्या वैल्यू आ रही है. ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है. बहुत जल्दीबाजी में हमें आदत होती है H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2, हम उससे रिलेटेड निकाल लेते हैं वैल्यू और अपना आंसर आ जाता है. नॉन स्टिक इक्वेशन घुसा के आंसर निकाल देते हैं, पर वो करना ही नहीं है यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे ई नॉट कितना लेंगे हम? चाहे H प्लस H2 PT ले लो, चाहे ई नॉट H2 H प्लस PT ले लो, चाहे रिडक्शन ले लो चाहे ऑक्सीडेशन, जीरो ही होगा बाय कन्वेंशन. बाय कन्वेंशन होता है ये, हम मानते हैं बाय कन्वेंशन, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में फिर बाकियों का निकालना था. याद है, बाय कन्वेंशन था ये. स्टेटमेंट क्वेश्चन भैया, फंसना नहीं. चलो,
अब इसको खेलते हैं इसके साथ। भैया ई नॉट सेल 0 है, ई सेल निकालना है। नॉन्स्ट इक्वेशन लगेगी, ई ऑफ H2H प्लस PT निकालना है, विच इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ले रहे हैं हम, मान रहे हैं यही स्टैंडर्ड कंडीशन है, डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर 1 का हुआ है, लॉग ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज टू द पावर उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये आ जाएगा -0.0591 इंटू 10 इज इक्वल टू, सॉरी इंटू -10 होगा, आई एम सो सॉरी, तो मैं -1 लिख रही हूँ। तो दिस वुड बी इक्वल टू 0.591 वोल्ट्स। आंसर वुड बी 0.591 वोल्ट्स। आई वो बात समझ आई है, बाय कन्वेंशन वाली बात याद है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे फंसना नहीं था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल थी, रिडक्शन नहीं थी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Following the limiting molar conductivities, okay, following limiting molar conductivities are given as, okay, इस क्वेश्चन से मुझे तुम्हें बताना है कि भैया एक तो ये पूछा है, हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस में ये भी पूछ ले। ठीक, फर्क बता देती हूँ मैं। यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटीज दी हैं और पूछा भी वही है। मोलर कंडक्टिविटीज, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ आयंस दी है, और या फिर अदर इलेक्ट्रोलाइट्स दिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दिए, और उससे किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है। और ठीक है, दैट इज ऑल्सो डुएबल बिकॉज हम लोग को कोलरोशियस लॉ होता है, तो सीधा सीधा कोलरोशियस लॉ लगाना है। गुड, बट जब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेस की, तो हमें उसकी चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हो सकता है वो ऐसे लैम्डा नॉट लिखता, एम ना लिखता नीचे, और यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल लिखता, तो मुझे समझ आता है कि अच्छा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालनी है। पर अगर वो लैम्डा नॉट और ब्रैकेट में साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट लिख देता, तो मुझे ध्यान रखना पड़ता कि भाई वैल्यू सारी मोलर कंडक्टेंसेस की है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंसेस की। एंड में जो आंसर पूछा है वो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा है, तो मुझे फाइनल आंसर करके उसको उस फॉर्म में चेंज भी करना है, वो भी मेरा काम है। एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस करते हुए। लेट्स गो। लैम्डा नॉट एम, ठीक है, इनको यूज करना है और ये निकालना है एसिटिक एसिड का। तो लैम्डा नॉट एम फॉर एसिटिक एसिड वुड बी इक्वल टू क्या? लैम्डा नॉट एम फॉर एसिटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट एम फॉर H प्लस आयंस। तो मैं इन सब इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐसा यूज करूंगी, इन सब की यूजेस, सॉरी, इन सब को ऐसे यूज करना है कि फाइनली अपने पास जो वैल्यू आए, फाइनली जो अपने पास वैल्यू आए वो H प्लस प्लस एसिटेट आयन वालों की ही आ जाए, बाकी सब कटकुट आ जाए जो जो नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे H2SO4 का दिया है, जो लैम्डा नॉट एम पूरा लिख देती हूँ, H2SO4 इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा नॉट एम H प्लस प्लस लैम्डा नॉट एम SO4 2 माइनस होगा। इसकी कुछ वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू कितनी दी है, एक सेकेंड लिख देते हैं ना, x, बहुत ही सिंपल, सॉल्व भी नहीं करा रहा कुछ। ठीक है, लैम्डा नॉट एम K2SO4 दिया अपन को, जो किसके इक्वल होगा, 2 इंटू लैम्डा नॉट एम के प्लस प्लस लैम्डा नॉट एम SO4 2 माइनस, और इसकी वैल्यू y दी है क्या, बहुत ही बढ़िया। और लैम्डा नॉट एम पोटेशियम एसिटेट दिया होगा, तो ये लैम्डा नॉट एम एसिटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट एम के प्लस, और इसकी वैल्यू दी है z, करेक्ट, z साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अच्छा, मुझे फाइनल इक्वेशन में दिस प्लस दिस जैसी दिख गया तो मुझे समझ आ जाएगा कि ये मेरा आंसर आ गया, लैम्डा नॉट एम एसिटिक एसिड आ गया है ना, इन 3 इक्वेशंस को यूज करके। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। मेरे को इक्वेशन 1 में H प्लस दिखा है, तो मैंने कहा भाई ये H प्लस मिल गया, ये देख एसिटेट मिल गया, तो फर्स्ट और सेकंड ऐड होनी चाहिए। बट मुझे ये नहीं मिस करना है कि यहाँ पे 2 भी है, ये नहीं मैं भूल सकती कि भाई यहाँ पे 2 है, वो तुम खा नहीं सकते बीच में कि हो 2 छोड़ देना, छोड़ दे, अगर ये नहीं होता तो बढ़िया रहता। तो अगर मैं इन दो इक्वेशंस को एज इट इज ऐड करूँ, तो ये 2 इंटू लैम्डा एम H प्लस प्लस लैम्डा एम SO4 2 माइनस प्लस लैम्डा एम CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट एम K प्लस होगा, और मेरे को ये 2 नहीं चाहिए। तो मेरा स्टेप 1 होएगा यहाँ पे कि इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूँ, ताकि मेरे पास लैम्डा नॉट एम H प्लस आ जाए। ठीक, तो अगर मैं ऐसा करूँ और इनको ऐड करूँ तो देखना क्या होगा फिर। तो ऐसा करूँ तो लैम्डा नॉट एम H प्लस
प्लस लैम्डा नॉट एम SO4 2 माइनस, है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाले एक तरफ रख रही हूँ, राइट हैंड साइड वाले एक तरफ रखूंगी, दिस अपॉन 2, राइट, प्लस लैम्डा नॉट एम एसिटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट एम के प्लस, करेक्ट। 4 चीज आ गई, इज इक्वल टू x प्लस z। क्या मुझे x प्लस z लिखना चाहिए? गलती नहीं करनी है, ध्यान से देखना, ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हुई है तो x भी तो होगा, ये गलती मत करना। जहां जहां गलती हो सकती है वो अलग से मार्क कर रही हूँ, ग्रीन से लिख रही हूँ, इसीलिए ध्यान से देखना इन चीजों को। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जिनमें मैंने बाद में आंसर गलत होते हुए देखे हैं लोगों के, तो ये ध्यान रखना। जल्दीबाजी, जहां कोलरोशियस लॉ देखते हो लगता है ये तो आता है, ये तो हो जाएगा, ये गलतियां करते हो फिर, ठीक है जी। तो ये x/2 प्लस z हो जाएगा। लेकिन अब मेरे को ये तो मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, बट एक्स्ट्रा टर्म्स है, उन एक्स्ट्रा टर्म्स को गायब करना है। तो अगर मैं ये तीसरी इक्वेशन माइनस कर दूं, इन दो को ऐड करने के बाद तीसरी माइनस कर दूं, तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? अगर तुम्हारा दिल कह रहा है हाँ, तो तुम्हारा दिल गलत कह रहा है इस बार, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मुझे ये कैंसल आउट करना है। यहाँ पे ये है, 2 से डिवाइड होना बहुत जरूरी है इसका, समझे मेरी बात। तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मैं इसको लिखूंगी लैम्डा नॉट एम एच प्लस लैम्डा नॉट एम SO4 2 माइनस डिवाइडेड बाई 2 प्लस लैम्डा नॉट एम एसिटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट एम के प्लस, इधर 2 से डिवाइड करके माइनस करना है, तो माइनस लैम्डा नॉट एम के प्लस माइनस लैम्डा नॉट एम SO4 2 माइनस इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू, आई विल जस्ट राइट इट नीचे इसके, इट इज इक्वल टू x/2 प्लस z माइनस y/2। और तुम देखना ध्यान से, ये कट गया इससे, ओहो ये 2 लिखना भूल गई थी मैं, ये कट गया, ये भी कट गया। फाइनल इक्वेशन क्या बची? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो लैम्डा नॉट एम एसिटिक एसिड इज इक्वल टू दिस, तो x/2 प्लस z माइनस y/2, x/2 प्लस z माइनस y/2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ x माइनस y/2 प्लस z। आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप बात समझ आई होगी, कहाँ गलती हो सकती है वो समझ आया होगा। तो मैम इसका भी बता दो ना फिर, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगी? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन, तुमने वैलेंसी पढ़ा होगा, एन फैक्टर पढ़ा होगा, मैं एन फैक्टर लिखती हूँ, जो तुम मानते हो मान लो, एक ही चीज होती है। एन फैक्टर एसिटिक एसिड है तो एन फैक्टर 1 ही है यार, एक ही H प्लस इतना है, ठीक है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर केस में तो जो भी तुमने मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड निकाली है ना, वही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी, बट हर केस में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयन टू प्रोड्यूस गैल्वेनाइज्ड आयन बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। क्यों? जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयन टू प्रोड्यूस गैल्वेनाइज्ड आयन, तो अगर ये आयन की रॉड है तो इस पे ऊपर से हम जिंक कोट करते हैं। क्यों कोट करते हैं? टू प्रोटेक्ट आयरन। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा ये समझते हैं कि हम आयन को कोट ही क्यों करते हैं। क्योंकि आयन जो है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उस पर रस्टिंग होगी, है ना, वो कोरोड होने लगेगा। तो अगर वो रस्ट होने लग गया तो काम का नहीं है। अब उस रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, हम उसको जिंक से कोट करते हैं, क्योंकि जिंक की टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज ज्यादा होगी ना, कि जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कुर्बानी दे देगा, सैक्रिफाइस कर देगा कि भैया यार ले लो मेरी जान ले लो, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा पर आयन को बचा के रखेगा, है ना, क्योंकि वो कुर्बानी देगा, उसकी टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज आयन से ज्यादा है, तो आयन प्रोटेक्टेड रहेगा अंदर। बट अगर मैं जिंक को कोट कर दूं आयरन से तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें ये दिक्कत है कि आयरन की उतनी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी नहीं है जितनी जिंक की है। वो अगर रस्ट होना शुरू हुआ तो जिंक तो फट से हो ही जाएगा फिर से। तो ड्यू टू द हायर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ये होता है क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव होने का मतलब है कि उसके खुद के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो वो सैक्रिफाइस होता है, इसलिए वो आयरन को बचा लेता है। नेक्स्ट, द वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड बाय द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेसेस इतने ml ऑफ ऑक्सीजन एट STPS। हाँ जी, ऑक्सीजन बन रहा है ना, तो मतलब O2 माइनस ऑक्साइड आयन से ऑक्सीजन बन रहा होगा जनरली, ठीक है। अब 2 ऑक्साइड आयन O2 बन रहा है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन का होगा गेम, देख लो O2 माइनस से O2 बनाओगे,
O2 माइनस 2 चाहिए, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके वो न्यूट्रल O2 चीज बना रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेम चल रहा है, ठीक है जी। तो O2 बनने के लिए n फैक्टर 4, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ O2 इज इक्वल टू Q बाय F विच इज ऑल्सो इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज अमाउंट्स इक्वल डिपॉजिट, सॉरी अमाउंट्स प्रोपोर्शनल डिपॉजिट होते हैं, तो हम ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल कर दें, ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ O2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू n फैक्टर 4 इज इक्वल टू सिल्वर कैसे बनेगा, Ag प्लस से Ag जा रहा होगा। अच्छा, तो Ag प्लस से जब Ag जा रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कुछ होगा इनटू उसका n फैक्टर 1, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू एटॉमिसिटी करके n फैक्टर 1। अच्छा जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दिया है, सोचो ध्यान से, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम से मोल्स आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स वुड बी इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ml अपॉन मोल, ml से ml गया, ये से ये गया, 4 हो गया, तो 1/4 मोल्स आ गया। तो 1/4 इंटू 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर इंटू 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर आएगा 1, जिसका मतलब है 108 ग्राम डिपॉजिट होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड इज। कैल्शियम क्लोराइड मोल्टन है, उससे कैल्शियम बनाना है, मतलब कैल्शियम आयन से कैल्शियम चाहिए, कितने फैराडेज रिक्वायर्ड हैं, आपको क्या दिया है, अमाउंट ऑफ कैल्शियम। ओके जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम वुड बी गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये कितने मोल्स आ जाएंगे, आधा मोल आ जाएगा। तो आधा मोल कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, Ca2 प्लस से Ca बनता है, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू एटॉमिसिटी करके 2 आएगा। तो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम वुड बी इक्वल टू Q बाय F। ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम कितना होगा, कितना आएगा ये, तो देख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू Q, अपन को निकालना है फैराडे की टर्म्स में निकालना है, तो ये आ जाएगा 1 फैराडे इज इक्वल टू Q, कितना चार्ज चाहिए, 1 फैराडे। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस रिवाइज, और हमने सीख लिया हमसे और क्या पूछ सकता था, कहाँ हम फंस सकते हैं। जैसे ग्राम इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन है, उसमें एक और चीज़, एक और क्वेश्चन बताती हूँ ऐसे रैंडमली। जैसे मान लो लैम्डा नॉट एम नहीं लिखती, ठीक है, लैम्डा नॉट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में बेरियम आयंस का दिया हुआ है, मान लो x, ठीक है, लैम्डा नॉट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में क्लोराइड आयंस का दिया हुआ है y, और लैम्डा नॉट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में पूछा है बेरियम क्लोराइड का, बता दो। और तुमसे ये भी पूछा है कि लैम्डा नॉट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट में भी बेरियम क्लोराइड का बता दो। ऐसे ऐसे सवाल भी देखते हो तुम प्रैक्टिस करते हुए सीखते हैं। दोनों आयंस का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ऐड होना चाहिए मोलर कंडक्टेंसेस, बट उस केस में अपन को ये ध्यान रखना होता है कि उनमें मोलर रेशियो क्या है। जैसे बेरियम क्लोराइड को अगर हम मन में तोड़े तो ये बेरियम आयंस देता है और 2Cl माइनस आयंस देता है। तो लैम्डा नॉट एम बेरियम क्लोराइड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यूनिट्स का ध्यान रखते हुए, वुड बी इक्वल टू लैम्डा नॉट एम बेरियम आयंस प्लस 2 इंटू लैम्डा नॉट एम क्लोराइड आयंस, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट एम बेरियम आयंस x प्लस 2 इंटू वाई, तो ये आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। बट वहीं पे अगर ये क्वेश्चन ये ना होके ये होता तो कि आपको साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल वाले दिए, मतलब मोलर कंडक्टेंसेस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ द आयंस दिए, और जब इलेक्ट्रोलाइट का पूछा तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पूछ लिया, तो उस केस में अगर आपने मोलर निकाल दी तो एक स्टेप एक्स्ट्रा ये है कि मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय n फैक्टर होता है। क्या n फैक्टर है यहाँ पे 2, कैसे पता चला, सॉल्ट है तो टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, वैलेंसी जो तुम बोलते हो। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट में, जिसको वो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे लिख देगा भाई x/2 + y। तो अगर वो तुमसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछेगा ना तो एक ऑप्शन होगी x + 2y, और एक ऑप्शन होगी x + y, एक होगी x/2 + y, एक होगी x + y/2। तो वो चीज सोच के
आंसर करना कि कहाँ वो एक एक्स्ट्रा स्टेप चाहिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा गेम यूनिट्स का होता है। अगर तुम यूनिट्स देखने लग गए, फॉर्मूले तो तुम लगा ही लोगे यार, सब लगा लेते हैं। यूनिट्स का खेल है जिसमें वो तुम्हें फंसा सकता है, फंसना मत। तो फिजिकल केमिस्ट्री डन। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाएंगे और उसको फटाफट रिकॉल करेंगे ऐसे ऐसे कि भैया बताओ, रिएजेंट्स अपन ने कर लिए हैं, नेम रिएक्शंस की वीडियोस मैंने डाल दी हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस सब डाले हुए प्लेलिस्ट में, जाके देखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के भी रिएक्शंस है। और क्या बोल रही थी मैं, कुछ बोल रही थी मैं, नेम रिएक्शंस डन। जीओसी देखनी है देख लो, रिएक्शन मैकेनिज्म जहाँ फंस सकते हो वो सब रिएक्शन मैकेनिज्म्स भी हैं प्लेलिस्ट में, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पूरी केमिस्ट्री है। अब तुम क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, एक बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, व्हाट वाज आई सेइंग, एनीवे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वीडियोस जरूर देखना और वहाँ के कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये देख लिया। मैं शुरू करती हूँ कुछ और तरीके से रिकॉल करवाने का। रिएजेंट सोच चुका, अगला तरीका सोचती हूँ, वैसे रिकॉल करवाऊंगी अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लग रही है वीडियोस, और सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कर लिया तो औरों से करवा दो यार। बाय।